और मेरी बैड माउस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तुम्हें सुनने में काफी भारी भरकम सा लग रहा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही एडवेंचरस है। मतलब स्वाद है भाई, इस चैप्टर में मजा आ जाएगा। एंड अगर इस चैप्टर को तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बिजनेस को मैनेज करने के बारे में सारे ब्रह्मास्त्र बता रखे हैं। तो बातचीत काफी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। सोचो कि तुम्हारा एक गेमिंग कैफे है या फिर एक क्लोथिंग ब्रांड तुम खोल रहे हो, मतलब टी शर्ट प्रिंटिंग वाला बिजनेस। तो बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होते हैं पैसे। उसके बाद उन पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट भी करना होता है। ये नहीं कि बस पैसे आ गए तो तुम रिच बन जाओगे। एंड इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना, और ये सब चीजों का काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, ये इसीलिए है ताकि तुम्हारा बिजनेस बिना किसी दिक्कत के प्रॉफिट बनाता जाए, तुम्हें प्रॉफिट देता जाए और बिल्कुल मक्खन की तरह चलता रहे। और काफी सारे बैड मॉस मुझे कमेंट कर रहे थे कि डेफिनेशन बता दिया करो। ओके, तो तुम लोग डेफिनेशन बता सकते हो, एंड खुद से बनाए हुए डेफिनेशन को भी कोई काट नहीं सकता। बट here's the definition. Financial management is the process of planning, organizing, directing, controlling the financial activity of a business. Financial management आसान भाषा में बताऊं तो बिजनेस के पैसों को प्लान करना, अरेंज करना और उन्हें सही जगह पे इन्वेस्ट करना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, बस इतना ही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा है तो नहीं, बस इतना ही है। पानी पीने गया था, थूक खत्म हो गया था ना। ओके, तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और इसके सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले हम लोग इस वर्ड वेल्थ का मतलब समझते हैं। देखो, वेल्थ का मतलब होता है पूंजी, मतलब की संपत्ति। ठीक है, अब किसी इंसान की सैलरी और वेल्थ दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर तुम महीने का 50,000 कमा रहे हो तो वो तुम्हारी वेल्थ नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास जो गाड़ी पड़ी हुई है, जो कि ऑब्वियसली EMI पे नहीं है, तुम्हारे पास जो घर पड़ा हुआ है, जो जमीन है तुम्हारे पास, वो तुम्हारी वेल्थ में काउंट होगी। जो तुम्हारे पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, जो कि तुमने किसी से लोन नहीं ले रखे, वो वेल्थ होगी। तो देखो, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स को वेल्दी बनाना, मतलब शेयर होल्डर्स को अमीर बनाना। ठीक है, कि अगर तुमने किसी कंपनी में शेयर खरीद रखा है तो तुम भी यही चाहोगे कि वो कंपनी ग्रो करे एंड तुम अमीर हो जाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर जियो कंपनी के शेयर का दाम अभी 2,000 रुपए है एंड अगर वो बढ़ के 2600 हो जाता है, तो जिन जिन लोगों ने शेयर खरीदे होंगे ऑब्वियसली अमीर हो जाएंगे। दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, किसी भी बिजनेस का जो दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को बढ़ाना, जितना बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारा ब्रांड है, मान लो कि बैड मॉस क्लोथिंग ब्रांड, तो अगर तुम अभी 10 लाख की सेल कर रहे हो, जिसमें से 6 लाख तुम्हारा वो टी शर्ट बनाने में जा रहा है, तो प्रॉफिट निकल के आया 4 लाख। अगर तुम किसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इस प्रॉफिट को 4 लाख से 5 तक बढ़ा सकते हो, तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो तुमने 1 लाख ज्यादा प्रॉफिट बनाया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व। भाई, तेरे को पिछली बार मना किया था ना, ये मत बोलना, सब मुंह निकल गया ना। अरे यार, कितना नाटक करता है। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, पर हम लोग सिर्फ 3 देखेंगे क्योंकि कचरा नहीं भरना दिमाग में। तो सबसे पहला है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी कि किसी भी बिजनेस के पास पैसे की कमी ना हो। एग्जांपल के लिए, अगर तुम्हारी फैक्ट्री को कपड़ा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए जिससे तुम टी शर्ट बना सको, सैलरी देनी है बंदों को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल या जो भी कुछ हो, तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब कंपनी के पास फंड पड़े होंगे, पैसे पड़े होंगे। दूसरा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि पैसे वेस्ट ना होने देना। हर एक रुपया, हर एक पैसा, एक रुपए का सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर किसी कंपनी के पास 20 करोड़ रुपए पड़े हैं, मान लो हमारी बैडमॉस कंपनी के पास ही पड़े हैं, तो उसमें से 10 करोड़ रुपए का मशीन लगाना जो कि प्रॉफिटेबल है, लेकिन डेकोरेशन में 10 करोड़ उड़ा दिए तो भाई बिक जाएंगे यार, कंगाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है बैडमॉस गैंग। तो इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही डिसाइड करते हैं कि पैसे कहाँ लगाना है, कहाँ लगाने पे वेस्ट नहीं होंगे। एंड थर्ड है बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सी मशीन खरीदनी है, लोन लेना है या फिर शेयर ही इशू कर दे पैसे इकट्ठा करने के लिए, ये सब जितने भी डिसीजन होते हैं ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही डिसाइड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल फैसले। अरे चुप हो जा यार, ये कब इंटरेस्टिंग है। जिसमें से सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगी, जैसे कि मान लो टेस्ला के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो नई फैक्ट्री खोले,
ज्यादा रोबोट्स बनाए, एआई टेक्नोलॉजी पे खर्च करे, तो कंपनी डिसाइड करेगी कि किस चीज में और कहाँ पैसा लगाना है। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा कहाँ से। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के दो सोर्स होते हैं, ठीक है, कि कहाँ से तुम पैसे ला सकते हो किसी बिजनेस में, जिसे हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो पहला सोर्स होता है ओनर्स फंड, यानी कि कंपनी खुद पैसा अरेंज करे। मान लो कि 4 जनों ने कंपनी खोली है, तो वो 4 लोग ही मिलके अपने चाचा ताऊ फूफा से पैसे लेके, यानी खुद से ही पैसे अरेंज करके फंड करना अपने कंपनी को। दूसरा होता है बोरोड फंड, यानी कि दूसरों से पैसा लेना, जैसे कि बैंक से लोन लेना, मार्केट में शेयर इशू करना, ये हो गया बोरोड फंड। तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है तो आखिर प्रॉफिट का करेगी क्या? उसे शेयर होल्डर्स को देना है या फिर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के लिए उसे सेव करके रखना है। एग्जांपल के लिए अगर किसी कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया तो उसके पास 2 ऑप्शंस है। पहला 10 करोड़ डिविडेंड, यानी कि बांट दे शेयर होल्डर्स के बीच में, और 10 करोड़ से कंपनी को और एक्सपैंड कर दे, और भी बड़ा कर दे, या फिर पूरा का पूरा 20 करोड़ कंपनी में ही लगा दे उसे और बड़ा बनाने के लिए। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बिजनेस का पूरा जो कैपिटल होता है, यानी कि पूंजी, वो आखिर बनता किससे है? जिसका सीधा सीधा जवाब है डेब्ट प्लस इक्विटी। इसी कॉम्बिनेशन से किसी भी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि बिजनेस के पास कितने पैसे हैं जो कि वो लगाने वाला है बिजनेस में, वो खड़ा होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पैसे हैं, कैपिटल है बिजनेस के पास, क्या क्या चीजें इनको अफेक्ट कर सकती है? तो सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कैश ज्यादा होगा तो कंपनी इजीली किसी भी लोन को रीपे कर सकती है, जिससे कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी। दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग ROI भी बोलते हैं। अब ये तो बस उसकी शॉर्ट फॉर्म है। हाँ वही, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा है तो लोन लेना बहुत ही बेनिफिट कर सकता है, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तीसरा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ये भी चीज किसी भी कंपनी के कैपिटल को अफेक्ट कर सकती है। अगर इंटरेस्ट कम है तो लोन लेना ज्यादा बेटर होगा, और अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो वही ताऊ फूफा चाचा से इकट्ठा करना ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रोज के जो एक्सपेंसेस हैं किसी कंपनी को चलाने के लिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मान लो कि कोई कंपनी खोल रहे हो तुम 10 करोड़ रुपए लगा के, ठीक है, तुमने 10 करोड़ रुपए लगा दिए, बट अब रोज जब वो कंपनी चल रही है, रोज चलने के लिए उस कंपनी को जो पैसे चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि एक दिन चला तो एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एक दिन की जो मजदूरी देनी है वर्कर्स को, एक दिन के लिए मशीन का कॉस्ट, ये सब चीजें। कैश हो गया, स्टॉक कितना बचा है, बैंक बैलेंस। अब ये 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है करंट एसेट्स एंड दूसरा होता है करंट लाइबिलिटीज। एग्जांपल के लिए कैश तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये हो गया करंट एसेट। तुम्हारे पास बिल्स पड़ी हुई है, सैलरी देनी है और छोटे छोटे लोन्स ले रखे हैं, ये होगा ही तुम्हारी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब रोज रोज का जो तुम्हारे फैक्ट्री का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, जो भी तुम्हारी कंपनी को चलाने का जो पूंजी लग रही है, उसको क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं? तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। तो 2 तरीके के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी कि चीजों को तुम बना रहे हो फैक्ट्री में अपने, तो इसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। और ट्रेडिंग बिजनेस यानी कि सामान तुम कहीं से खरीद रहे हो, उसे अपने वेयर हाउस में रख रहे हो एंड फिर दोबारा किसी को बेच रहे हो, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगता है। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस अगर बड़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लगेगा। तीसरा है बिजनेस साइकिल। अगर बिजनेस की साइकिल बड़ी है, तुमने कोई ऐसा बिजनेस खोला है जो कि बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड हो रही है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। चौथा है सीजनल बिजनेस। अगर तुमने आइसक्रीम की कंपनी खोली है तो गर्मियों के दिनों में तुम्हारा वर्किंग कैपिटल बहुत ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस ही गर्मी में चलेगा, लेकिन ठंडी के दिन में तुम्हारा आइसक्रीम कंपनी में वर्किंग कैपिटल काफी कम लगेगा। छठवा है प्रोडक्शन साइकिल। तो प्रोडक्शन जितना ज्यादा लंबा होगा, यानी कि प्रोडक्शन करने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, फैक्ट्री में उतने टाइम तक ही पैसा और फंसा रहेगा। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 दिन लगने चाहिए, लेकिन उसको बनाने में 15-20 दिन लग रहा है, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। ओके, तो अब है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए और उनको अरेंज कैसे करना है। मान लो तुम्हारा बिजनेस अभी चल रहा है, बट आगे आने वाले 6 महीनों में तुम्हें उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए एंड तुम उन पैसों को कहां से इकट्ठा करोगे, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखते हैं कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों जरूरी होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। जिसमें से पहला पॉइंट है स्कैरसिटी ऑफ फंड, यानी कि फंड की कभी कमी ना हो।
दूसरा है इजी एक्सपेंशन, यानी कि जब पहले से तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारी कंपनी को चलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कितने पैसे चाहिए, तुम्हारे पास पड़े होंगे तो एक्सपेंड करना आसान होगा। एंड तीसरा है बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली बेटर होगा जब तुम सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा के उनके लिए पहले से ही फंड को रख लोगे, तो जब काम आएगा तो रुकेगा नहीं काम, तो कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली बेटर होगा। ओके, तो बैडमाउस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। इसके मास्टर नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एंड अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो बैडमाउस ही नहीं मित्र, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ बैडमाउस गैंग से। एंड अगर तुम्हारा कोई बैडमाउस दोस्त अभी भी 30-40 मिनट की वीडियोस देख के अपना दिमाग खराब कर रहा है, मेरा मतलब दिमाग और टाइम दोनों खराब कर रहा है, तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करना। एंड अगर तुमने गेमिंग चैनल को अभी तक चेकआउट नहीं किया, अरे माहिरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ही अगर हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गेमिंग चैनल का लिंक डाल रखा है। एंड एक बैंगर वीडियो उस पे आ भी चुकी है, तो अगर चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट करना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए